अहम खबर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पार्टी रहनुमाओं की बिलावल हाउस आमद शुरू। इजलास कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत शुरू होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा मुसवदा पेश किया जाएगा। समीना खालिद घुरकी, नफीसा शाह बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि उमर गोरगेज, साबिर बलोच, हुमायूं खान और मंजूर वसान भी बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, कमर जमान कायरा, नैयर अलवी, सईद गनी भी आ गए हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सेनेटर रजा रबानी और राजा परवेज अशरफ भी बिलावल हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ा इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों की बड़ी बैठक सजने जा रही है और मुशावरत होगी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। कुछ बातें पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह की जा चुकी हैं। NFC अवार्ड की वापसी नामुमकिन है। इसके अलावा 18वीं तरमीम की वापसी यानी कि सूबों के इख्तियारात के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को एतराज़ात है, वो भी शेयर किए जाएंगे। माहिरीन की जानिब से, कानूनी माहिरीन की जानिब से जो है वो यहाँ पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं। आजिज़, बताइएगा कितनी देर में इजलास शुरू हो जाएगा? आजिज़ जमाली से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इजलास कुछ देर में बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। बड़े शहर में बड़ों की बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़े फैसले मुतवक्के हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा मुसवदा भी गौर पेश किया जाएगा। आईनी माहिरीन इजलास में ब्रीफिंग देंगे। आजिज़ से रब्ता हुआ है, उनसे बात करेंगे। आजिज़, बताइएगा कितनी देर में इजलास शुरू हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी अहम रहनुमा इस वक्त बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं और रहनुमाओं की आमद का जो सिलसिला है वो अभी तक भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर और उसके अलावा सिंध के कई सूबाई वज़रा, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कई रहनुमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। KP से रहनुमा पहुँच चुके हैं, बलूचिस्तान से पहुँच चुके हैं, सिंध के रहनुमाओं की आमद शुरू है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अभी पहुँच चुके हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला अभी पहुँचे हैं। तो इस तरह मुतअद्दिद रहनुमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन ये इजलास जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे शुरू नहीं हुआ है। ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज इंतहाई अहम इजलास है, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, जबकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि दोहा में थे खुसूसी तौर पे कराची पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो आज से पैर तक इस्लामाबाद में थे, वो तमाम के तमाम एक खुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी बिलावल हाउस आमद भी शुरू है। तो सिलसिला कुछ इस तरह है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बाज़ नुकात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी भी एतराज़ है, जिसमें 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये बात खुले अल्फाज में कहते हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। NFC अवार्ड पे सूबों के हुकूक में कटौती है, इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाई कहते हैं कि 27वीं तरमीम में ऐसे बहुत सारे नुकात हैं जो बेहतर भी हैं, जिनको पीपल्स पार्टी ठीक भी समझती है। अब देखना यह है कि सेंट्रल कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी उन नुकात के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। ज़रा ये बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, तो वो तमाम रहनुमा आईनी मसवदा भी इस इजलास में पेश करेंगे और सेंट्रल कमेटी की राय लेंगे। इसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त है सियासी तौर पे। कल मौलाना फजल रहमान की कराची आमद भी मुताबिक है और बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की भी पीपल्स पार्टी से रब्ता है और उनकी यहाँ पर बिलावल हाउस में कल कोई मुलाकात हो सकती है। तो 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक भूचाल की सूरत हाल है। देखना यह है कि सेंट्रल कमेटी इस बारे में क्या फ़ैसला करती है। जी अच्छा, आजिज़ जमाली, ये बताइएगा कि एक नुक्ता भी ये सामने आया है कि आईनी माहिरीन इस इजलास में ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या ये आईनी माहिरीन जो हैं
ये 27वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी के बड़ों को राम करने में जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं? आईनी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो 27वीं आईनी तरमीम पे वर्कआउट करके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ब्रीफ करेंगे। इसमें अहम रहनुमा जो हैं रज़ा रब्बानी भी मौजूद हैं। रज़ा रब्बानी जो कि 18वीं तरमीम के खालिक हैं, वो भी इस इजलास में पहुंच चुके हैं, शरीक हैं। तो लाजमी है कि रज़ा रब्बानी को वो पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। उनका एक बयान आ चुका है कि 18वीं तरमीम को वापस होने नहीं देंगे। अब ये सारे नुकात जो हैं ये रहनुमा यकीनन आज के इजलास में पेश करेंगे और फैसला बहरहाल पीपल्स पार्टी की अच्छी खूबी ये है कि वो तमाम अहम मामलात में अपने सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाती है और सेंट्रल कमेटी में ही फैसला होता है। देखना ये है, अभी पूरे मुल्क की नज़रें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी के इसी इजलास पर हैं, जो अभी बिलावल हाउस में थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। देखना यह है कि ये फैसला क्या करती है। अच्छा आजिज़, एक तो ये बताइएगा कि अगर आज के इस मामले पर डेडलॉक आ जाता है और पीपल्स पार्टी नहीं मानती कि 18वीं तरमीम के मामलात वापस हों या NFC अवार्ड जो है वो भी वापस होने पे तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी, तो अगर इधर डेडलॉक आ जाता है तो क्या मुस्तकबिल में इसका कुछ असर पड़ सकता है या हम इसको नॉर्मल ले सकते हैं? और साथ साथ ये भी कहिएगा कि जिस तरह आपने कहा कि मौलाना की आमद कल मुतवक्के है, तो वो 27वीं तरमीम के मामले पर ही गुफ्तगू करने आ रहे हैं और मौलाना का क्या स्टैंस है इस आईनी तरमीम के हवाले से? जी देखिए, एक बात तो यह है कि डेडलॉक की सूरत हाल का पता तो सेंट्रल कमेटी के इजलास के बाद ही पता चल सकेगा कि आया डेडलॉक, क्योंकि सेंट्रल कमेटी अपने फैसलों में आया कोई ऐसा ऐलान करती है कि फ़िलहाल नुकात को पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, ये भी हो सकता है। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि पीपल्स पार्टी इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एक जो है एक कमेटी तश्कील दे दे जो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए। पीपल्स पार्टी ये भी कर सकती है कि जो कल जिस तरह इतलात हैं मौलाना फजल रहमान की आमद के, तो यकीनन ये भी सारी बातचीत तो 27वीं तरमीम पर ही होगी। ये इम्कान है कि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में ले सकती है, अपने जो उसके करीबी हम ख्याल लोग हैं उनसे भी राब्ते कर सकती है। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कल काबीना का इजलास भी बुलाया गया है और ज़राए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आईनी तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होना है। तो इसके लिए वक्त ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वक्त ज़्यादा नहीं है। इस हिसाब से आज की सेंट्रल कमेटी को यकीनन किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, कोई ना कोई फैसला करना होगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि जिस तरह हमने ये देखा था कि कुछ रोज़ कबल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करने के लिए 1 महीने का वफाक को टाइम दिया था। अब वो वक्त भी पूरा होने वाला है, तो क्या आज के इजलास के बाद उस बात को भी मुद्दा बनाकर कोई बातचीत हो सकती है, कोई मामला पीपल्स पार्टी सामने रख सकती है वफाक के? तकरीबन 2 हफ्ते कबल इजलास हुआ था पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसको अभी 1 महीना नहीं हुआ है। उसमें सदर ममलिकत ने ये बात कही थी कि वफाकी हुकूमत से मामला तय करने के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 1 माह की मोहलत दी थी। लेकिन अब अचानक से ये जब 27वीं तरमीम का मामला आ चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब आज के इजलास में दूसरे सारे मामला साइड पे होंगे और जो बात होगी पूरी बात वो 27वीं तरमीम के हवाले से ही होगी, क्योंकि 27वीं तरमीम को आने वाले 2-4 दिनों में असम्बली में पेश होना है, बहस भी होनी है, उसको मंजूर भी होना है या मुस्तरद होना है, जो भी होगा। तो इस हवाले से इम्कान ये है कि आज के इजलास में जितनी भी बात होगी या जितनी भी बहस होगी वो शायद 27वीं तरमीम पर ही होगी। ये भी कहिएगा आजिज़, एक आखिरी बार बताइएगा कि मज़ीद कितना टाइम लग सकता है सेंट्रल कमेटी का इजलास शुरू होने में? अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, काफ़ी अहम रहनुमा जो हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही लम्हों में शायद ये इजलास शुरू हो जाए, चूँकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। इस इजलास को होना है और इजलास के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी है, पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मीडिया को आगाह किया गया है कि इजलास के इख्तिताम पर मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। तो यकीनन तो
मेरा ख्याल है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक इजलास चल सकता है, उसके बाद ब्रीफिंग होगी, तो लिहाजा अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि इजलास शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की अहम कार्रवाई, सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलविस 3 रुकनी डकैत गिरोह पकड़ा गया। मुलजमान से असलहा और छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। मुलजमान ने डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड को भी फायरिंग करके कत्ल किया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की अहम कार्रवाई, सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलविस से 3 रुकनी डकैत गिरोह पकड़ा गया है। मुलजमान से असलहा और छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। बात करेंगे सलमान सलीम से, अपडेट कीजिएगा। सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की अहम कार्रवाई, सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलविस 3 रुकनी डकैत गिरोह पकड़ा गया। मुलजमान से असलहा और छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान ने डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड को भी फायरिंग करके कत्ल किया था। SSP के मुताबिक मुलजमान असलहे के जोर पर शहरियों से लूट मार करते थे। SIU ने तकनीकी बुनियाद पर मुलजमान की मौजूदगी का सुराग लगाया। अमजद शेख के मुताबिक मुलजमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने हिकमत अमली से तीनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। मुलजमान की शनाख्त शौकत, नादिर और खादिम के नाम से हुई है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। सलमान सलीम हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU CIA की जानिब से अहम कार्रवाई सामने आई है। इन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जो कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वारदातें करते थे। और साथ ही बताया ये जा रहा है कि पाक कॉलोनी के इलाके से 3 मुलजमान को वो गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से असला, 3 पिस्तौल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मुलजमान असले के जोर पर शहरियों से लूटमार करते थे, जबकि मुलजमान ने डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड को भी फायरिंग करके कत्ल किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी इजलास से पहले बिलावल हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की बात की और उसके जो प्रपोजल्स हैं वो उनके सामने रखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत उन्होंने उस वक्त उनसे मांगी। लेकिन चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा मुनज़्ज़म है और हम अपने जो पार्टी के फोरम्स हैं उस पर ये तमाम चीज़ें लेकर आते हैं। हमारी लीगल टीम भी होती है, काम कर रही होती है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर भी ये डिस्कशन होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस पर हमारे चेयरमैन ने वो तमाम प्रपोजल्स लाने की बात की और उस पोस्ट में भी लिखा। और क्योंकि सदर मुमलिकत कतर जा रहे थे तो लिहाजा उनकी वापसी का इंतज़ार किया गया। और आज आपको पता है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इससे कुछ देर कबल ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का तैयारा कराची पहुंचा है और उनकी आमद पर ये इजलास शुरू हो जाएगा जो ही वो बिलावल हाउस तशरीफ़ लाएंगे। हमारे आज आप भी तवक्का यही कर रहे हैं और हम सबको ये पता है कि 27वीं आईन तरमीम के प्रपोज़ल पे डिस्कशन होने जा रही है। उसके कुछ चीदा नुकात जो हैं वो पार्टी चेयरमैन ने बयान किए हैं और इससे ये तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक अंदाज़ा या एक यकीन, जो मैं कहूँगी यकीन ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप सबको बार बार भी हमने बताया, लेकिन एक बार फिर दोहराने की ज़रूरत है कि जो क़यास आराइयाँ हैं वो पहले से हो रही हैं। गुज़िश्ता मैं गलत नहीं होंगी कि अगर मैं 6 माह कहूँ कि 5-6 माह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। लेकिन ये जो कहा गया कि जी ये तरमीम आ गई है, इस पर हम अपनी राय का इज़हार करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रपोज़ल ऑफिशियली सामने नहीं आया था, ना कोई ऐसा ड्राफ्ट था कि जिसको हम देखकर आपसे इस पर गुफ्तगू कर सकते। तो ख़याली बातें थीं उस वक्त तक, कयास आराइयाँ थी, स्पेकुलेशंस थी, लिहाजा मुनासिब कभी नहीं समझा हमने कि इस पर हम कमेंट करें। और मुझे पता है कि सवाल की बहुत जल्दी है कहीं, लेकिन मैं
2-4 और जुमले इसमें मुकम्मल कर जाऊंगी अपनी बात। तो जो नुकात हमारे चेयरमैन ने रखे हैं ये उनकी जानिब से आए हैं। यकीनन उसमें अगर सूबों के हवाले से कोई बात होगी तो हमारा उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है और ये जायज़ क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक देरीना मुतालबा था सूबों का, उसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें पूरा किया। गो कि ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा था, लेकिन एक जमहूरी जमात जो कि लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की ज़रूरियात को समझती है, उसने ही पाकिस्तान के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी के पैकेज को मुमकिन किया। 18वीं आइनी तरमीम की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो एक एजेंडा पूरा होना था उसको पूरा करके दिखाया। और आपको पता है कि उस वक्त भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना था। 8 या 9 माह का अरसा था जिसके अंदर एक पार्लिमानी कमेटी ने बैठकर इस पर काम किया और 25 के करीब उसमें अरकान थे तमाम जमातों के। मुकम्मल कंसेंसस के साथ वो 18वीं तरमीम आई है, जिसमें आपको जैसे मैंने कहा कि 9 माह लग गए। तो अगर 9 माह के बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत मेहनत लगी। और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोज़ल को सुनकर उसे मान ले तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोज़ल पर हामी भर सकती है। हाँ, अगर आईनी तरमीम के अंदर कुछ और ऐसी बातें हैं जिनके होने से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, जिसके होने से एडमिनिस्ट्रेटिवली या इदारों को अपने काम में परफॉर्म करने में, लोगों को रिलीफ फराहम करने में बेहतरी आ सकती है, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी ये बातें सुनने को भी तैयार है और इसे सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो ये अंदिया दिया जा रहा है, जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। अच्छा शाजिया, ये बता दें कि एक नुक्ते पर आपने बात हो रही है, आप कह रही हैं कि 18वीं तरमीम रोल बैक वाली, लेकिन यहाँ तो क्या सराइयों पे मैंने जवाब दिया। यहाँ तो 73 के आइन के हवाले से भी बात हो रही है। आप मिसाल समझे, उसकी एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट इख्तियारात हैं वो अंग्रेज का काला एक कानून था, अफसरान को ताकत दे दी थी अदालत की। चेयरमैन साहब ने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि उस मुतालिक हमारे पास प्रपोजल आया है। तो वफाकी हुकूमत ने क्या प्रपोजल दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के मुतालिक? देखिए, यही बातें तो मीटिंग में डिस्कस हो रही है ना। अब हमें तो आज ही पता चलेगा कि हुकूमत ने तफसीलन क्या बात की है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये भी मुनासिब नहीं है कि बात को सुने बगैर फैसला किया जाए, और ये भी मुनासिब नहीं है कि मतलब ये कि अगर एक हेडलाइन है उस पर मैं पूरी खबर दे दूं। तो मैं तो यही कहूँगी आप तमाम साथियों से जो कि मेरी तरह यकीनन ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन सूबे के और मुल्क के मफाद को अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर सिस्टम में कोई ऐसी चेंज या कोई ऐसी इम्प्रोवाइजेशन जिससे कि रोज़मर्रा के काम बेहतर हो सकते हैं, आवाम के लिए बेहतरी आ सकती है, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। हम अपनी बुनियादी उसूलों पर भी कायम रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो कुछ भी हो उसमें हमारी तरफ से एक मैं कहूँ कि सोची समझी बात की जाए। क्योंकि ये बिलावल साहब कभी भी नहीं समझते, ना उन्होंने कभी इस बात का दावा किया है कि फ़ैसला करने का कुल इख्तियार उनके पास है। फ़ैसले होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और हम अपना पूरा एतमाद अपने चेयरमैन की जो सलाहियत है, उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, उन पर हमने बार बार उसका इज़हार किया है। लेकिन ये उनकी मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल विजडम है कि वो बार बार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में फ़ैसले के लिए, मशावरत के लिए, डिस्कशन के लिए आते हैं।
डे 1 से बिलावल साहब ने इस मामले पर शफाफियत दिखाई है और हम उनकी इस पॉलिटिकल एक्शन को, इस विजडम को सलाम पेश करते हैं। लेकिन शाजिया ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने खुद ये ट्वीट किया है और यकीनन जो बातें कही गई हैं वो उसके सामने कही हैं। मसलन अभी हमारे एक साथी ने सवाल किया मजिस्ट्रेटी निज़ाम को नाफिज करना। अच्छा, जो मुसल्लह अफवाज है उसको वफाकी हुकूमत जो मातहत है उस शक पर भी जो है ना वो बातचीत होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी के हवाले से भी बातें आ रही। तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। तो क्या अगर ये नुकात शामिल हैं उस मौजूदा 27वीं आइन में, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी या नहीं? बस सवाल ये है। देखिए, मैं तो उन्हीं नुकात पे बात कर सकती हूँ जो मेरे पार्टी के चेयरमैन ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे लिखे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स भी गर्दिश कर रही हैं, आपके पास भी आई हैं, हमारे कानों तक भी आई हैं। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा, आपकी जो बात है बड़ी मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए, मीटिंग में तफसीलात आएंगी। अब हेडलाइन पर खबर नहीं बन पाएगी। तफसील जब मैं सुनूंगी, मेम्बरान सुनेंगे, आपके साथ हम ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करेंगे। आपको ये पता है कि निकात का नहीं पता, लेकिन आप समझती हैं कि कहीं जल्दबाजी में हो रही है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कल कैबिनेट है, वहाँ से अप्रूव करा के सेनेट में लेकर जाएंगे। तो आप नहीं समझती कि इतना बड़ा फैसला है और एक दिन देखें, अगर मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझेगी कि इन मामलात पर हमें मजीद डिस्कस करना है तो ये मीटिंग आगे भी जा सकती है। तो ये भी हो सकता है। तो हम कोई आज चंद घंटों में मीटिंग खत्म नहीं करने वाले। मैडम, ये बताइएगा, फैसल वाडा तो कह चुके हैं, सारे मामला तय हो चुके हैं। वो सेनेटर आपके वोटों से और MKM के वोटों से बने, वो वाजे तौर पे कह चुके हैं कि तमाम मामला तय हो चुके हैं और सब राजी हैं। मैं किसी ऐसे शख्स की स्टेटमेंट पर रिएक्शन नहीं दे सकती जो हमारी जमात का बाकायदा हिस्सा नहीं है और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी नहीं है। मैं तो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मामलात आपके साथ इस कमेटी मीटिंग के बाद मजीद शेयर करूंगी, लेकिन ये यकीन दिलाऊंगी कि जिन उसूलों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है उससे पीछे नहीं हटेगी। अच्छा मैडम, आप ये बता दें, रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी मीडिया से गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी भी कराची पहुंच गए हैं। CEC का इजलास कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। PIA डेटा सेंटर की UPS बैटरी में धमाके से आतिशज़दगी। PIA के कराची दफातर में इंटरनेट सर्विस ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। PIA IT शोबे के हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस बहाली की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि PIA डेटा सेंटर की UPS बैटरी में धमाके से आतिशज़दगी। PIA के दफातर में इंटरनेट सर्विस ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। कराची दफातर में इंटरनेट सर्विस ताअत्तुल का शिकार है। PIA IT शोबे के हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस बहाली की कोशिशें शुरू कर दी हैं। PIA डेटा सेंटर की UPS बैटरी में धमाके से आतिशज़दगी। PIA के कराची दफातर में इंटरनेट सर्विस ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। PIA IT शोबे के हुक्काम ने सर्विस बहाली की कोशिशें शुरू कर दी। UPS तब्दील करके इंटरनेट सर्विस बहाल कर देंगे, ये कहना था ज़राए PIA का। उनका कहना है कि डेटा सेंटर में आतिशज़दगी से चेक इन सिस्टम मुतासर हुआ है। फ्लाइट चेक इन सिस्टम क्लाउड पर है, इस्लामाबाद से बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि PIA डेटा सेंटर की UPS बैटरी में धमाके से आतिशज़दगी। PIA के दफातर में इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल है। कराची के दफातर में इंटरनेट सर्विस ताअत्तुल का शिकार है। PIA IT शोबे के हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस बहाली की कोशिशें शुरू कर दी। PIA डेटा सेंटर की UPS बैटरी धमाके से आतिशज़दगी। PIA के कराची दफातर में इंटरनेट सर्विस ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। PIA IT शोबे के हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस की बहाली की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ज़लई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो जाए होशियार। कराची पुलिस चीफ ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस ले लिया। जिस पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल या पुलिस नंबर प्लेट नहीं होगी उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मोबाइल पर अगर नंबर प्लेट नहीं होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सलमान सलीम हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कराची में ई चालान का सिलसिला जारी है और अब तक हजारों ई चालान
किए जा चुके हैं। शहरियों के साथ साथ अब पुलिस एहलकारों ने भी एक नया तरीका निकाल लिया है ई चालान से बचने का। अपनी नंबर प्लेट का एक हुर्फ जो है वो मिटा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका चालान नहीं होता या वो चालान होने से बच जाते हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटो की जानिब से इस बात के ऊपर सख्ती से नोटिस लिया गया और हमने भी कराची शहर के मुतादिद सड़कों के ऊपर ऐसी मोटरसाइकिलें और ऐसी पुलिस मोबाइलें देखी हैं जिनके ऊपर नंबर प्लेटें मौजूद नहीं है, या जिनके ऊपर सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई है, या तो फिर जिनके ऊपर नंबर प्लेट के एक आध कोई हुर्फ जो है वो मिटाया गया है ताकि वो चालान से बच सकें। ताहम कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटो की जो है वो हिदायत है तमाम ज़िली SSPs, ट्रैफिक ज़िली SSPs को भी के फौरी तौर के ऊपर अपनी नफरी की मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेटें हैं उसको ठीक करवाया जाए। अगर किसी पुलिस अफसर ने नंबर प्लेट निकाली हुई है तो उसकी नंबर प्लेट लगवाई जाए, और अगर किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने अपनी नंबर प्लेट का कोई नंबर मिटाया हुआ है तो उसको फौरी तौर के ऊपर रीइंस्टेट किया जाए। इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं कराची शहर में नंबर प्लेटों के बगैर मोटरसाइकिलें घूम रही हैं, चाहे वो पुलिस वालों की हों या वो आम शहरियों की हों, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत जो है वो सामने आई हैं। और मुतादिद हमने ऐसी फुटेजेस भी बनाई हैं जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक नंबर जो है वो मिटाया हुआ है, किसी का जो है वो अल्फ़ाबेट मिटाया हुआ है, किसी का नंबर मिटाया हुआ है, पुलिस मोबाइल के ऊपर नंबर ही मौजूद नहीं है। और इसी तरह सिंध पुलिस की नंबर प्लेटें लगाकर मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटो की जानिब से कहा गया है कि अगर ये नंबर प्लेटों वाला मसला हल नहीं हुआ और अगर कोई पुलिस अफसर उसकी मोबाइल के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई नहीं हुई या मोटरसाइकिल के ऊपर कोई मिसिंग नंबर हुआ तो उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी भी अमल में लाई जाएगी। जी, सर सैयद यूनिवर्सिटी में आज वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस हवाले से तलबा और तालिबात ने खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। मजीद जानेंगे दुआ शकील पराचा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखा सकें तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जा रहा है। मेरे अकब में मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे सानिया तनवीर मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद इस दिन के बारे में कि जी यूनिवर्सिटी है ये इस दिन को जो है क्यों मनाता है, ये क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। जी मुझे बताइएगा थोड़ा सा, वर्ल्ड फूड डे जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी ने आज इनकाद किया है, स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, तो क्या इसमें जो है बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या इसमें बताया गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़ैकल्टी हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और हमारा प्रोग्राम है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उसके हवाले से पहली बार इनेकाद किया गया है सर सैयद यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फूड डे का। और बेसिकली ये रिप्रेजेंट ये करता है कि किस तरह से हम जो नीड ऑफ टाइम है उसमें हम फूड के अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह से वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग एवरी डे तो हम फूड को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं ताकि लोगों की ईजी यूटिलाइजेशन हो सके। मोर ओवर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड फूड डे मनाने का भी ये कि स्टूडेंट्स के अंदर एक नई उमंग जागे कि हम फूड जो एग्जिस्टिंग फूड यूटिलिटीज़ हैं हमारे पास, जो फूड हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं, हम उसको किस तरह से उसमें इनोवेशंस ला सकते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ का विन किया है जिसने लेंटिल बंस बनाए हैं, यानी दाल से उन्होंने बंस बनाए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि प्रोटीन को प्रमोट कर रहा है कि प्रोटीन हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। और जैसे वीट बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ कॉज कर रहा है तो वीट को छोड़ के और हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव कर सकें। प्लस ये कि वॉर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो हम किस तरह से ऐसा कन्वीनियंट फूड बना सकते हैं जो कि हम फूड को प्रोवाइड कर सकें वॉर जोन्स में। तो उसमें भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। और बाकी दुनिया के अंदर भी जो एडवांसमेंट होना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं हम इससे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से हम इसमें फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं।